इस बीच एक खबर और भी है कि कल जीएसटी का जो बिल है ना वो लोकसभा में पेश हो सकता है। इससे पहले कैबिनेट की अप्रूवल मिल चुकी है चारों ही अलग अलग बिल को, जिसमें कंपनसेशन बिल भी था, जिसको लेकर मेहनत बहुत करनी पड़ी सरकार को। तो कैबिनेट की अप्रूवल है, ये प्रोसीजर एक और है कि उनका पेश करना होगा लोकसभा में, मनी बिल के तौर पर होगा। तो इसलिए पहले लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में अब इसकी मंजूर मतलब इसको पास हो या नहीं हो अब उसकी अहमियत नहीं रह जाएगी, लोकसभा से ही इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो कैबिनेट की अप्रूवल, अब सरकार यहाँ पे और आगे बढ़ रही है। और अब तक जितने भी हमने बयान सुने हैं उसमें लगता नहीं है कि अब 1 जुलाई की डेट बदली जाएगी, क्योंकि इस पर कंसेंसस भी बन गया है और प्रोसीजर भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो वित्त मंत्री भी अभी राज्यसभा में बयान दे रहे हैं इस पर, लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा के अंदर ये पेश होगा और एक कल पेश हो सकता है। तो इसलिए शायद कहीं ना कहीं मोमेंटम भी होगा। और राज्यसभा में आप जब वित्त मंत्री बोल रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री भी अवेलेबल हैं, वो भी सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं एक बार राज्यसभा में क्या कार्रवाई चल रही है। बैंक अकाउंट्स के संबंध में ब्लैक मनी का कानून पास किया, लोगों को एक अवसर दिया कि विदेश में कुछ है तो उसको डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। उसके बाद जितनी भी डिटेल्स आई हुई थी आज तक फॉरेन बैंक अकाउंट्स की, उनकी असेसमेंट्स कंप्लीट करना, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस डालना, जिन केसेस में संभव था, एविडेंस थी। जो केसेस उन लोगों के थे जो रेजिडेंट इंडियंस नहीं थे, उनको कानून की प्रोटेक्शन मिलती थी। बेनामी कानून को लाना, उस पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ कोऑपरेशन करना, G20 देशों के साथ प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ब्रिस्बेन में शुरू कर दिया था। अमेरिका के साथ हमने पटका इनिशिएटिव में हिस्सेदार हो गए कि कोई भारतीय नागरिक वहां और कोई उनका नागरिक हमारे यहां, और अंत में होगा कि जो देश उस अरेंजमेंट के हिस्सेदार हैं, जो विदेशों में खर्चेगा या कोई एक्विजिशंस करेगा, उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन आएगी। स्विट्जरलैंड जो एक केंद्र माना जाता था, अब उन्होंने भी डिटेल्स देनी स्वीकार कर ली हैं। तो ब्लैक मनी पर बात करते हुए कि विदेश में जो काला धन है उसे भारत लाने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर उपस्थित थे। इस बीच जल्दी से एक बात देखते हैं, कुछ एक स्टॉक्स जहां पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसमें देखिए विप्रो इस समय डे हाई पर है। हमने अदानी एंटरप्राइज में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा है। बॉम्बे डाइंग डे हाई पर है। बॉम्बे बर्मा इस समय डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। नताशा, इस पर क्या व्यू है आपका? I'm sorry, दोनों ही कंपनीज हम लोग ट्रैक नहीं करते। लेट्स टेक अ टेक्निकल व्यू। राजेश, आपका व्यू क्या है? देखिए, इसमें जो बॉम्बे बर्मा है उसमें एक फ्रेश मूव इनफैक्ट आज आया है। मुझे लगता है कि यहाँ से और 5 to 6% का मूव आना चाहिए। अच्छा, डिसेंट कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक मूव आया है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा, रफली 810 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मुझे लगता है कि ऑल्दो इट इज ट्रेडिंग एट अ 52 वीक हाई, सो दैट्स द रीजन आई सेड कि मिनिमम 5 to 10% का मूव आ सकता है। तो स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस लेवल। जो फ्लेयर है, जो मोमेंटम है, वो हम देख रहे हैं मिड कैप में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मिड कैप जो का मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। सो एग्रेसिव ट्रेडर ओनली कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 810। ठीक है, 810 का लगाएं स्टॉप लॉस। बॉम्बे बर्मा चल सकता है। सुमित ने इसके बारे में डिटेल एनालिसिस भी आपको करके बताया था कि इसकी वैल्यूएशन अभी बहुत कम है, ये बहुत ऊपर जाने के कैंडिडेट है। तो शायद इस पर भी आप एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन नताशा, इन्फोसिस इतना डरा और सहमा हुआ क्यों है? ये 1040 के आसपास ही चल रहा है, ना तो ये बाजार के अंदर टूटा, ना ही अभी चल रहा है। दोनों फेस निकल गए मार्केट के। तो इन्फोसिस सिर्फ 20 रुपये में फंस गया। 1000 रुपये का शेयर सिर्फ 20 रुपये में फंसा हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इन्फोसिस हैज एक्चुअली रिमेन विद इन अ रेंज। लेकिन अगर आप आईटी स्टॉक्स में देखिए तो एक ओवरहैंग रहा है यूएस को लेके। ऑल्दो यूरोप से जो खबर आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है पूरे आईटी सेक्टर के लिए, लेकिन यूएस हैज़ बीन अ बिग ओवरहैंग। एंड डाउन साइड में इन्फोसिस ऑफ कोर्स जो चीज़ उसको प्रोटेक्ट करती है वो उसका कैश बैलेंस है। एंड देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि शायद कंपनी बायबैक अनाउंस करे इन देयर ड्यूरिंग रिजल्ट कॉन्फ्रेंस कॉल इन अप्रैल। तो उस एक्सपेक्टेशन से ये टूट नहीं रहा है, लेकिन विद द ओवरहैंग पर्टिकुलरली ऑन द ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो, उसका अपसाइड भी जो है वो काफ़ी लिमिटेड ही रहा है। बिल्कुल, चलिए अपसाइड तो लिमिटेड रहा है यहाँ पर, लेकिन
एडवांस डिक्लाइन जिस तरह का है, एक बार देख लेते हैं टर्नओवर कितना हुआ है, क्योंकि देखिए मार्केट इनफैक्ट इसकी तेज़ी की जो रफ्तार है, अब देखिए पिछले 15-20 मिनट में बढ़ी है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इस समय डे हाई पर है, 3 लाख करोड़ पर। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का भी असर एक्चुअली, शॉर्ट कवरिंग का असर भी है, बिल्कुल है। खासकर कल जिस तरह का ट्रेड था, उसके बाद कल हमने देखा भी था वो शॉर्टिंग हो भी रही थी, उसका असर है। लेकिन स्टॉक्स आप देखिए मोमेंटम के साथ, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो स्टॉक्स चल रहे हैं। इनफैक्ट अब जैसे रैमकी इंफ्रा है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था, अब ये 16% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। डॉल्फिन ऑफशोर को देखिए, ये 9.5% ऊपर है। ट्राइडेंट के काउंटर पर 7.5% कम हुआ है। खैर रियल एस्टेट में तो वैसे भी हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। शोभा लिमिटेड है जो कि करीब 7% ऊपर है, और कुछ काउंटर्स में ग्रेविटा इंडिया है जो कि 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। कोकुयो कैमलिन है जो कि 5.5% ऊपर। लॉट ऑफ ट्रेड्स आर कमिंग अप। इसमें कोई ट्रेड आप राजेश लेना चाहेंगे या फिर 1-2 दिन देना चाहेंगे आज जो अपमूव है इन स्टॉक्स में से? मीर टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इट्स प्योरली दिखता है कि एक इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है और यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप में मोमेंटम है। उसी में ट्रेड है, जैसे कि आज के जो एफआईओ का जो लिस्ट मिला कि जो नए स्क्रिप्ट ऐड होने वाले हैं, उसी में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए जो एस्कॉर्ट्स देखिए, मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स इज लुकिंग गुड टू मी। रफली 530 का इसका प्राइस है। एक मोमेंटम यहाँ पे भी आ सकता है, बट प्योरली शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम है। रफली यहाँ से मुझे लगता है 15-20 रुपीज़ का मूव आना चाहिए एस्कॉर्ट्स में। और पर्टिकुलरली देखिए तो जैसे मैंने टाटा ग्लोबल की बात की, तो टेक्निकली मुझे लगता है जहाँ पे मोमेंटम मिलता है वहीं पे करें। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज दैट एक्सपर्ट के बाद जो रैली है वो फिजल आउट हो रही है। सो टेकिंग अ एग्रेसिव कॉल विल बी अ बिट डिफिकल्ट। व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर प्रैक्टिकली जो है कि हम लोग इंट्राडे खेल के मार्केट से साइड पे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्सक्लूसिव खबर है, पहले वही देख लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं, और इनफैक्ट जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस की रैंकिंग जिसमें भारत थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उसके बाद अब एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे उसके निपटारे की प्रक्रिया को और आसान और तेज़ किया जाएगा। असीम, ये कैसे होगा बताइए। देखिए, अभी एक वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उसमें कहा था कि भारत की रैंक जो है 132 और खासतौर पे की जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है उनको एनफोर्समेंट करने में काफी वक्त जो है वो लगता है। 4 साल का वक्त जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने में जो है वो लगता है। तो उसको रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने कुछ स्टेप्स उठाने की जो है वकालत की है। उसने जो चीफ जस्टिस है उनको एक चिट्ठी भी लिखी और कहा कि जो दिल्ली मुंबई के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन जो है वो किया जाए, उनको पूरी तरह से हाईटेक जो है वो किया जाए, ताकि जो सम्मन है वो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवर हो सके, या एडजमेंट जो है या फिर टाइमलाइन जो भी होती है प्रोसीडिंग्स की उसको उन्हीं टाइमलाइंस के अंदर जो है हियरिंग जो है कंप्लीट जो है वो की जाए। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो 4 साल का वक्त है उसको कम कर दिया जाए, उसको 1 साल या 2 साल जो है किया जाए। इससे इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक भी इंप्रूव होगा और जो कमर्शियल विवाद है जो भी होते हैं उनकी निपटारे में तेजी जो है वो भी आई। बिल्कुल, चलिए अच्छी खबर है, इस पर और विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये कानून मंत्रालय ने खुद ये निर्देश दिया है और इसके चलते अदालतों में जो मामले फंसे हुए हैं कमर्शियल मामले वो जल्द से जल्द निपटेंगे, जो कि कंपनीज के लिए भी अच्छा है। अच्छी खबर। लौटते हैं आर्बिट्रेजिंग वाला तो वैसे भी सरकार ने कर ही दिया था। बिल्कुल तो वहाँ पर नजर रखी जा सकती है। अब एक बार शुगर को देखते हैं, इसमें सिलेक्टिव बाइंग देखने को मिल रही है, चाहे वो बलरामपुर चीनी हो, धामपुर, द्वारिकेश, EID। इसे अगर आप देखें यहाँ पर रुझान ठीक है देखने को मिल रहा है इस समय शुगर पर। नताशा, आपका व्यू क्या है? आई थिंक मेहर, आप किसी भी फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछेंगे तो आप उनका सबका व्यू सेम ही रहेगा कि फंडामेंटली दी स्टॉक्स नेवर जस्टिफाई कि उसको बाय किया जा सके, बिकॉज इट्स जस्ट अ कमोडिटी। हाँ, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जो है उसका अपॉर्चुनिटीज़ उसमें मिलते रहते हैं। अगर उसमें से सभी में से एक ही स्टॉक सेलेक्ट करना है तो बलरामपुर चीनी लुक्स रिलेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, बट अगेन फंडामेंटल व्यू वही रहेगा कि इट्स जस्ट अ कमोडिटी। ठीक है, एक बात सुमित, आप अमर राजा बैटरी को देखिए, 880 के आसपास है। ये एक्सपायरी का एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडिडेट है, ये चल सकता है, ये 900 के ऊपर आ जाएगा क्या?
यस एब्सोल्युटली डिम्पी आ जाएगा ये स्टॉक में हमने पिछले 7-8 दिनों में लोअर लेवल से बहुत अच्छी तेजी देखी है। 830 840 से हमें एक तेजी का मूव देखने को मिला, जो कि इसने होल्ड लिया 896 के आसपास। उसके बाद हमने 3 दिन की करेक्शन देखी और अब ये वापस अप मूव स्टार्ट कर रहा है। इमीडिएट टारगेट 900 के होंगे और जैसे ही 900 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमें ये स्टॉक के अंदर 940 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ये एक हफ्ते के अंदर ही हमको ये देखने को मिले, क्योंकि इस बार ऐसा लगता है कि इसके अंदर मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा। तो इमीडिएट टारगेट 900, वो ब्रेक होते ही हमको 940 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है महाराजा बैटरीज के अंदर। बिल्कुल। चलिए, अब हमारे साथ शर्मिला जोशी भी जुड़ी हैं। शर्मिला, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अच्छी चीज़ ये है दैट एज वी इंच टुवर्ड्स क्लोजिंग, मार्केट अपने हाई पे है, एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। क्या व्यू है आपका? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि एज वी गो टुवर्ड्स क्लोजिंग, जिस लेवल पे हम खुले थे करीबन उसी लेवल पर हम बंद होने की ऐसे लग रहा है कि मार्केट बंद होगा, क्योंकि कल जिस तरह का क्लोजिंग था उससे ज़रूर ऐसे लगा था कि 9000 के नीचे एक बार मार्केट जा सकता है, निफ्टी जा सकता है, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि एक सेल ऑफ आया, बट वी रियली बिल्ट ऑन दैट लेवल एंड मूड हायर टुडे। और मिड कैप्स जिस तरह की एक कहानी बता रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो आई थिंक इन दोनों चीज़ों को देखकर ऐसे लगता है कि अगले हफ्ते आई हैड अ स्लाइटली सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव व्यू ऑफ द, क्योंकि एफ-एन-ओ एक्सपायरी है, लेकिन अब ऐसे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हो और मार्केट थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ ही ट्रेंड हो। देखिए, आज मार्केट में इतनी अच्छी तेज़ी है कि डिम्पी के चेहरे पर मुस्कान आ ही नहीं रही थी और आज मुस्कान रुक नहीं रही है। ये तेज़ी है या अभी शर्मिला जुड़ी हैं, आप शर्मिला को देखकर खुश हो गए, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जिस तरह की तेज़ी है मार्केट में डेफिनेटली लोग हंस, देखिए शर्मिला भी हंस रही है जैसे ही मैंने कहा। नहीं, एक्चुअली जब शर्मिला जुड़ती है ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ सुनने को मिलेगी। कुछ ना कुछ एक ऐसा आपको एंगल बताएंगे मार्केट के अंदर जो कहीं ना कहीं ऐसा अलग से होगा, क्योंकि मैं शर्मिला को यूजुअली वेट करते रहता हूं। तो शर्मिला कुछ अलग सुनाइए अब आप। डिम्पी ने कहा आप कुछ अलग सुनाएंगी। शर्मिला, आप कुछ और मार्केट के बारे में बताइए। तो आपका टिपिकली आंसर है ही, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ आप और ही मार्केट की नर्व्स को पकड़ के बताएंगे कि हाँ ये भी है। आई डोंट नो अलग की और व्हाटएवर इसको क्या कहना चाहिए, लेकिन आई थिंक जिस तरह से मार्केट ने हर रियली इट्स क्लाइम्ड एवरी वॉल ऑफ वरी, और काफ़ी जिस तरह से फंडामेंटल एनालिस्ट लाइक माई सेल्फ वी ऑलवेज सेड कि इट्स ओवर वैल्यूड, तो वो उसी जोन में है अभी मार्केट। तो सिर्फ चिंता उस बात की है कि वो अभी भी उसी जोन में है, दैट दो वी बीन फोर्स्ड टू सॉर्ट ऑफ रिवाइज, और ये कहना पड़ा लाइक आई थिंक इवन एट सम पॉइंट आई हैड टू एक्नॉलेज कि नहीं, ये एक नया ऑल टाइम हाई ज़रूर बनाएगा इस बार मार्केट जिस तरह से मोमेंटम था। लेकिन अब सिर्फ चिंता इतनी है कि ये यहाँ पर ही आके रुक गया है, which is that band which is अगर आप historically देखें तो this has been like always the highest level of जो valuation band पे market जाता है। so we can argue and say कि आपको historically markets को देखना चाहिए या नहीं, और इस बार चीज़ें अलग हो सकती है, but time and time again यहाँ पर आके markets रुके हैं, और मुझे लगता है यही है वो जो एक चीज़ which is playing on everybody's mind कि वैल्यूएशन के हिसाब से वी आर इन द हायर एंड ऑफ द रेंज। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक मार्केट्स गोइंग अहेड इन अप्रैल। ठीक है राजेश, दो शेयर आप देखिए, एक तो डिश टीवी 108 पे है, 31 मार्च को एक डेडलाइन भी ख़त्म हो रही है जिसका फ़ायदा शायद डिश टीवी के पास आ सकता है, प्राइस डिस्कवरी भी अच्छी हो रही है। दूसरा है पेट्रोनेट LNG, 2-3 दिन की थोड़े सेल ऑफ के बाद आज अच्छा पुल बैक है इसमें, ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है या फिर ये सिर्फ आज भर में ही ख़त्म हो जाएगा? पेट्रोनेट LNG और एक डिश टीवी, दोनों बताइए। डिम्पी, देखिए डिश टीवी का डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम 108 और 109 के आसपास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। करंट प्राइस पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि मिड कैप में वॉल्यूम है, तो मुझे लगता है वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा लगता है। सो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि डिश टीवी में थोड़ा रुकना चाहिए, एक करेक्टिव मूव डेफिनेटली इसमें आ सकती है। रही बात पेट्रोनेट LNG की, तो मुझे लगता है पेट्रोनेट LNG का जो प्राइमरी जो ट्रेंड है वो बेहद पॉजिटिव है।
ट्रेंड लाइन पे वो बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने देखा 380 का इसका एक प्राइमरी सपोर्ट है, यू कैन से एक मीडियम टर्म सपोर्ट यहाँ पे जो दिखता है। मुझे लगता है अगर कॉन्ट्रा भी खेलना है तो ये एक सेफ बेट रहेगा पेट्रोनेट एलएनजी फ्रॉम करंट लेवल। सो अगर लॉन्ग भी करना है तो पेट्रोनेट एलएनजी लुक्स गुड टू मी। अपसाइड में इसका जो टारगेट बनेगा फ्रॉम करंट लेवल अगर भी सोचे एक्सपायरी तक का, तो मुझे लगता है यहाँ से रफली 10 रुपीज़ का मूव आ सकता है और जो स्टॉप लॉस रहेगा रफली 4 रुपीज़ का रहेगा।